Hello students, in today's video we will discuss chapter 2 of microeconomics of plus 1 and this is part second of दिस चैप्टर ओके। जैसा कि कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि पार्ट जो चैप्टर सेकंड है उसके पार्ट फर्स्ट के बाद डायरेक्टली पार्ट 3 ही या पार्ट 2 जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं था और शायद तक किसी टेक्निकल इशू के कारण वो सही से अपलोड हो नहीं पाया या कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, इसीलिए ये जितना भी पार्ट सेकंड के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई थी ये वीडियो को दोबारा बना के दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए और समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड के अंदर हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज, यानी कि जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हर तरह की इकोनॉमी फेस करती है। अब भले इकोनॉमी डेवलप्ड है, भले ही अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वो कोई भी टाइप की इकोनॉमी है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सभी इकोनॉमी इक्वली फेस करती हैं। लेकिन इनका जो सॉल्यूशन डिराइव करने का जो तरीका है वो अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर अलग अलग है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है उसको अगर कोई मार्केट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है मार्केट इकोनॉमी। देखिए मार्केट इकोनॉमी पहले उसको कहते हैं जो एक फ्री इकोनॉमी होती है, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज की जो ओनरशिप होती है वो सभी वहाँ की प्राइवेट फर्म्स के हाथों में होती है। यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर कभी भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशन से लिए जाएंगे। मार्केट के अंदर किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस चार्ज होनी है ये भी डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से ही डिसाइड होता है। और जितने भी रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है वो सभी वहाँ की प्राइवेट फर्म्स के पास होती है, ना कि गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम होता है इस तरह की इकोनॉमी में कि सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए और उनको इम्प्लाई करे। बाकी इकोनॉमिक जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सभी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या थी। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम थी कि एक इकोनॉमी के अंदर कौन से गुड का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है और ये वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सभी प्राइवेट ओनर के पास होते हैं। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं। वो प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी कमोडिटी है जिसके प्राइस हायर चार्ज किए जा सकते हैं कस्टमर से। क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही मोटिव होता है उन सबका। तो वो उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिनका मार्केट के अंदर प्राइसेस बहुत हायर है। अब ज़्यादा प्राइस अगर उन्हें चार्ज अगर वो ज़्यादा प्राइस अगर चार्ज करेंगे तो उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। रेवेन्यू उनका ज़्यादा होगा तो उनको मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं। ऐसे डिसाइड करते हैं कि जिस कमोडिटी का प्राइस मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है उसी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है सेकंड प्रॉब्लम थी मेरी हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक इकोनॉमी के अंदर कैसे कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाए प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की होती है। पहली तो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाए प्रोडक्शन को करने के लिए। देखिए मार्केट इकोनॉमी का जो बेसिक फंडामेंटल मोटिव होता है वो ये होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब प्रोड्यूसर उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेगा जिससे उसकी होने वाली जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम हो और उसको मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस टेक्निक का यूज़ किया जाएगा जिससे प्रोड्यूसर को होने वाली जो कॉस्ट है वो तो बिल्कुल मिनिमम हो और उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो जो कोई भी टेक्निक होगी जो प्रोड्यूसर को जो इनपुट के प्राइसेस हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो लोअर होंगे और जहाँ पे प्रोड्यूसर को मिलने वाला रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो हायर होंगे। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो प्रोड्यूसर उसी टेक्निक को यूज़ करेगा अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर। ठीक है, फिर बात आती है होम टू प्रोड्यूस की कि एक इकोनॉमी के अंदर दो तरह के सेक्शन होते हैं। एक तो पुअर सेक्शन होता है और एक रिच सेक्शन होता है।
अगर इकोनॉमी के अंदर रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है तो जितने भी रिच लोग हैं वो तो कोई भी कमोडिटी होगी उसके लिए हायर प्राइसेस को इजीली पे कर देंगे। जब वो हायर प्राइसेस पे कर सकते हैं तो प्रोड्यूसर को मिलने वाला प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उनका प्रॉफिट मार्केट में इंक्रीज़ होगा तो वो अपना प्रोडक्शन भी सिर्फ पूरे सेक्शन के लोगों के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जितने भी आंसर्स निकलते हैं थ्री सेंटर प्रॉब्लम्स के वो मार्केट इकोनॉमी के अंदर यही होते हैं। देखिए मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कैसे भी करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। ठीक है, अब प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम किया जा सकता है, कौन कौन से टेक्निक प्रोडक्शन की यूज़ करनी चाहिए प्रोडक्शन के अंदर, कौन से गुड का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए और इकोनॉमी के कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए जिससे प्रोड्यूसर को मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के जो भी तरीके होंगे वो वहाँ के प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ऑप्ट करेंगे और उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है वो मार्केट के थ्रू ही डिसाइड होती है। मार्केट के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है ये सॉर्ट आउट की जाती है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती कौन सी है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज की ओनरशिप, इन सब से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट करती है या वहाँ की सेंट्रल अथॉरिटी करती है। ठीक है, और इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं उनके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव होता है। वो मोटिव होता है हाउ टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करना है, सिर्फ यही प्रायोरिटी बेसिस पे इसे ही लिया जाता है कि कैसे भी करके लोगों का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब इस तरह की इकोनॉमी के अंदर थ्री सेंट्रल ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं, थ्री सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनका कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन से गुड का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में उन गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा जिससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। अब इकोनॉमी के देखिए, इकोनॉमी के जितने भी सेक्शंस होते हैं वो कुछ ऐसे गुड एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं जो कॉमन होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन जो इकोनॉमी का होता है वो दोनों ही कंज्यूम करता है। जस्ट सपोज एडेबल थिंग जितने भी होती हैं, वीट हो गया है, राइस हो गया है, वाटर हो गया है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका कंजम्पशन तो हर कोई करता है इकोनॉमी में, भले ही पुअर हो भले ही रिच हो। तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहता है वो इन 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 गुड्स एंड कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन पे रहता है कि जिसका कंजम्पशन इकोनॉमी में हर लोग करते हैं, यानी कि हर सेक्शन का लोग, हर सेक्शन के लोग करते हैं। जिससे अब जितने भी लोग होंगे उन सबका अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन का लेवल अगर मेंटेन होगा तो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक वेलफेयर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और मेन मोटिव भी तो यही है, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में उनके पीछे एक ही मोटिव होता है कि कैसे लोगों का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम किया जाए। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर तो हमें मिल गया कि उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा जिनसे इकोनॉमी का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। सेकेंडली बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस की। अब हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए ओनली मेन मोटिव behind all the economic decisions in centrally planned economy is how to maximize social welfare। अब यहाँ पे उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाएगा जिससे लोगों का वेलफेयर मैक्सिमम हो। अब लोगों का वेलफेयर कैसे मैक्सिमम होगा, सपोज कीजिए कोई एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेगी, क्योंकि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगा और एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अच्छे से, जितने भी लोग हैं वो सब अगर एम्प्लॉयड, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगा, लेवल ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं वो इंक्रीज़ होगा, और इकोनॉमी की जो ग्रोस नेशनल इनकम है या जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगी। तो जब सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सोशल वेलफेयर तो हो गया ना, कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड थे उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और अगर इकोनॉमी के अंदर ऐसा होगा कि जहाँ पे जो लेबर फोर्स है या जितने भी लोग हैं वो उसके किसी कंट्री की स्पेसिफिकली अगर पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर वहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज़ करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी।
क्यों? इसीलिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काम करने के लिए जो लेबर फोर्स चाहिए, जो वर्क फोर्स चाहिए, वो तो रिक्वायरमेंट से वैसे ही बहुत कम है। तो प्रोडक्शन को कैसे किया जाए? तो प्रोडक्शन को किया जाएगा मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इनमें इन्वेस्ट करके। ठीक है, जब इनमें इन्वेस्ट करेगी कोई भी गवर्नमेंट, तो वहाँ का जो आउटपुट है वो वैसे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर होगा। और फिर थर्ड प्रॉब्लम है मेरी होम टू प्रोड्यूस, यानी कि एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्शन हैं, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन हैं, उनमें से कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है। सपोज कीजिए, अगर सारा ही प्रोडक्शन अगर इस सेक्शन के लिए कर दिया जाएगा, तो वो दे आर एबल टू पे हायर प्राइसेस फॉर परचेजिंग, और रिच सेक्शन और जो पुअर सेक्शन है वो गुड एंड सर्विसेज का परचेज कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमी के अंदर रिक्वायर्ड पर्सनस हैं, अब भले ही वो पुअर सेक्शन में है और भले ही वो रिचर सेक्शन के अंदर हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का काम ये होता है कि जितने भी इकोनॉमी के अंदर लोग हैं, वो उन सब की जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक कंजम्पशन की नीड्स हैं, एटलीस्ट वो फुलफिल हो, जिससे लोगों की हंगर और स्टारवेशन के कारण तो एटलीस्ट डेथ ना हो, कि जितने भी लोग हैं वो सब बेसिक कंजम्पशन तो कर पाएँ। अब इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सब के बेसिक कंजम्पशन को फुलफ़िल करने में भले ही गवर्नमेंट को लॉस बियर करना पड़े, भले ही गवर्नमेंट हैवी लॉसेस में चली जाए, लेकिन हैवी लॉसेस में जाने के बावजूद भी गवर्नमेंट उन कमोडिटीज़ का, उन गुड एंड सर्विसेज़ का प्रोडक्शन करेगी जिनसे जो इकोनॉमी के जितने भी सेक्शन के लोग हैं उन सब के लिए रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे भी एट लास्ट होगा तो सोशल वेलफेयर ही इंक्रीज ना। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का तो मेन मोटिव यही होता है कि कैसे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फिर बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी मार्केट इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर स्पेसिफिकली इंडिविजुअली कुछ ना कुछ एक दूसरे में डिस्पैरिटीज़ थी और कुछ ना कुछ इनके ड्रॉबैक्स थे। तो जो जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों ही टाइप ऑफ इकोनॉमी से कुछ मेरिट्स ले ली, यानी कि कुछ मेरिट्स तो मार्केट इकोनॉमी की ले ली और कुछ मेरिट्स सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की ले ली, और एक हाइब्रिड सिस्टम बना दिया इकोनॉमी का। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, इनके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होते हैं उन सभी को वहाँ की गवर्नमेंट प्लस वहाँ का प्राइवेट सेक्टर दोनों इंडिविजुअली, दोनों मतलब दोनों कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की कोई इकोनॉमी है, वहाँ के जितने भी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, वो प्लस वहाँ की गवर्नमेंट दोनों कलेक्टिवली इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है? देखिए, प्रोड्यूसर अगर कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर है, उसका तो मेन मोटिव होगा ओनली मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है ओनली मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो जब इन दोनों तरह के इकोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे और एक हाइब्रिड सिस्टम बनाएंगे, तो उस हाइब्रिड सिस्टम का मेन मोटिव क्या होगा? जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे उनके पीछे मेन मोटिव होगा सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यही तो रिक्वायरमेंट है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उनके पीछे जो मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमम होना चाहिए और प्रॉफिट भी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब थ्री सेंटर ऑफ प्रॉब्लम कौन कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए, अब ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे मार्केट भी है और जहाँ पे गवर्नमेंट भी है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस का जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि किन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्राइवेट फर्म्स तो उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करेगी जिनसे होने वाला प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यानी कि जिनके प्राइसेस मार्केट में मैक्सिमम चार्ज किए जा सकें। और जितनी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उन कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगी जो इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं, भले पुअर सेक्शन के लोग हैं, भले ही रिच सेक्शन के लोग हैं, उन सभी का रिक्वायरमेंट के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करेगी गवर्नमेंट।
और उन्हें बहुत ही लो रेट्स पे बेचेगी ताकि वो जितने भी लोग हैं उन सब की परचेजिंग पावर के अंदर आए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो गया और इकोनॉमी के जितने भी लोग थे, भले ही रिच सेक्शन के लोग थे भले पुअर सेक्शन के लोग थे, उन सब का जो कंजम्पशन है वो भी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो इस तरह की इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इस तरह की इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर भी होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है। फिर प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस की। देखिए इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी के जितने भी डिसीजंस हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको मार्केट प्लस वहाँ की गवर्नमेंट दोनों ही कलेक्टिवली रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है ये भी दोनों कलेक्टिवली ही रिजॉल्व करेंगे। जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, जितने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, वो उन टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे उनको होने वाली जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और उनसे होने वाला जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, और जितनी भी और वहाँ की अगर जो गवर्नमेंट है वो उस टेक्निक का या उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेगी जिससे इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी, और अगर इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन बहुत ही कम है तो गवर्नमेंट भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगी, तो जिससे इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा। ठीक है, फिर बात आती है होम टू प्रोड्यूस की, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। अब देखिए प्राइवेट फर्म्स जो हैं, जितने भी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो इकोनॉमी के उस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे उनको अपनी कमोडिटी सेल करने के बाद, गुड एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम अक्रू हो। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करेगी जिसकी रिक्वायरमेंट इकोनॉमी के हर इंडिविजुअल को है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी के दोनों ही मोटिव जो हैं वो फुलफिल होंगे, प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा और सोशल भी वेलफेयर होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट इकोनॉमी के अंदर थ्री सेंट्रल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो आज का मेन पॉइंट था वो था सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। कैसे कैसे डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसका डिसीजन किया जाएगा। इस तरह से तीनों सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का डिसीजन किया जाएगा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ के अंदर। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एसेंशियल टूल है। यानी कि जब कभी भी इकोनॉमिक की बात आती है कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक को स्टडी करना है, अच्छे से डिटेल स्टडी करना है, तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि इकोनॉमिक जो टूल है वो है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टूडेंट्स? एज द नेम स्टेटेड, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि इट इज़ दैट कर्व which shows maximum possible combination of two goods which can be produced in an economy with the given level of resources and given level of technology. In other words, देखिए एक इकोनॉमी के अंदर कितने गुड एंड सर्विसेज का मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है विद द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। तो ये जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, ये जिस कर्व से शो की जाती हैं उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, ये कर्व क्या करता है, ये कर्व इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को शो करता है कि मैक्सिमम कितने गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा सकता है एक इकोनॉमी में विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड विद द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व का दूसरा नाम ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि ये शो करता है कि अगर एक गुड का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इस कर्व के पीछे देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, ये एक कर्व है जिसे ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। अब ग्राफ पेपर पे अगर कोई कर्व बनाया जाएगा तो उसके मेनली दो एक्सेस होंगे, एक एक्सेस और दूसरा वाई एक्सिस।
ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो दो ही गुड्स लिए जाएंगे, एक गुड लिया जाएगा एक्स एक्सिस पे और दूसरा गुड लिया जाएगा वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से फॉर सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, आपको इजीली समझ में आ जाए सारा कंसेप्ट, इसीलिए इस पूरे इलस्ट्रेशन में सिर्फ दो ही गुड्स लिए गए हैं, एक तो एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। अब सपोज अगर एक कमोडिटी का अगर हमने प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट लिया जा रहा है ऑलरेडी। अब उस सिचुएशन में अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो हमें दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे इस टेबल से। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन देखते हैं विच इज़ रिटन इन डायलॉग बॉक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a curve showing different combination of two goods which can be produced with the available resources on the assumption that resources are given resources are fully and efficiently utilized and technology or technique of production remain constant। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बनाया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए इसके जितने भी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी कि मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस जो हैं वो हम सबसे पहले इस शेड्यूल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस शेड्यूल के अंदर पहला जो गुड है वो तो है वीट और दूसरा गुड है वो है क्लोथ। अब एक दिक्कत ये भी है कि एक इकोनॉमी के अंदर ज़रूरी तो नहीं है ना सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मोर देन टू गुड का कंजप्शन किया जाए। लेकिन फॉर सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग जो कर्व बनता है उस पर सिर्फ दो ही एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और दूसरा वाई एक्सेस होता है। इसीलिए हमने इजी से समझने के लिए सिर्फ दो ही गुड्स लिए हैं, एक वेट लिया है दूसरा क्लोथ लिया है। ठीक है, अब इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर उन सब का ए कॉम्बिनेशन में उनका यूज़ किया जाए तो ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, कॉम्बिनेशन ए जो है वो ये शो कर रहा है कि वीट का प्रोडक्शन तो हो रहा है 100 और क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है 0। इसका मतलब इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का अगर सिर्फ वीट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जाए विद द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट 100 यूनिट ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब बी कॉम्बिनेशन क्या शो करता है, बी कॉम्बिनेशन ये चीज़ शो कर रहा है कि अगर इकोनॉमी में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सब का वीट के प्रोडक्शन में अगर यूज़ किया जाए तो 90 यूनिट ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि पहला जो कॉम्बिनेशन था उसके अंदर तो जितने रिसोर्सेज थे उन सब का वीट के प्रोडक्शन में ही यूटिलाइजेशन किया जा रहा था। अब अगर हमें क्लोथ का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना है, जैसा कि आप शेड्यूल में देख रहे हैं 0 1 2 3 4, जैसे जैसे क्लोथ का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ करना है तो हमें वेट का प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, करना अगर हमें है तो दूसरे का हमें प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशन सी देखिए, कॉम्बिनेशन सी ये कहता है कि अगर क्लोथ के 2 यूनिट चाहिए तो हमें वीट की सिर्फ 70 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वी- क्योंकि इस सिचुएशन में वीट का भी प्रोडक्शन हो रहा है और क्लोथ का भी प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरह से पॉइंट डी है, पॉइंट डी ये शो करता है कि अगर हमें क्लोथ का 3 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो वीट का प्रोडक्शन हमें 40 तक ही लिमिट करना पड़ेगा, 40 तक ही इसे रखना पड़ेगा। एफ पॉइंट ये शो करता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ क्लोथ का प्रोडक्शन किया जाए तो मैक्सिमम 4 यूनिट ऑफ क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर सारे रिसोर्सेज को इकोनॉमी को ये जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको अगर क्लोथ के प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया जाए तो क्लोथ की तो 4 यूनिट मिलेगी और वीट की 0 यूनिट मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो शेड्यूल है ये है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जो ये शो करता है
कि विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हमें एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसीलिए तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, इसलिए तो हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितना भी ऊपर का जो शेड्यूल है ना, ये जो ऊपर थ्योरी लिखी है, इस पूरी थ्योरी में ये पूरा शेड्यूल को ही एक्सप्लेन किया गया है। सो रीड इट बाय योरसेल्फ। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल क्वेरीज एंड क्वेश्चंस व्हिच यू राइट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट। ओके, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसी का नाम है। अब देखिए, ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन थे ABCDE, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया गया है। देखिए, वाई एक्सिस पे तो क्लोथ का वीट का प्रोडक्शन है, सॉरी, और एक्स एक्सिस पे क्लोथ का प्रोडक्शन है। तो क्लोथ की 4 यूनिट्स मैक्सिमम प्रोड्यूस की जा सकती हैं और वीट की 100 यूनिट मैक्सिमम प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब एक कर्व बनेगा जो इनके म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस को शो करेगा। अब म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस ये रहे ABCDE। देखिए अब एक कर्व क्या शो करता है, अगर इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज को वीट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जाए तो वीट की मैक्सिमम 100 यूनिट प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इसी तरह से पॉइंट B, C, D और E शो करता है। देखिए पॉइंट D ये शो करता है कि अगर 40 यूनिट वीट की प्रोड्यूस की जाएंगी तो 3 यूनिट क्लॉथ की भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा कर्व है जो इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी गिवन रिसोर्सेज हैं और जो गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनको यूज़ करके मैक्सिमम कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ये शो किया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा। ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसकी एक डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ दैट कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, in this example namely wheat and cloth. So this is a curve which shows different combination of two good which can be produced in an economy with the given level of resources and given level of technology, and those combinations are A, B, C, D and E. Okay students, तो ये था मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जितनी थ्योरी है ये इसी को शो करती है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इसे हम इस कर्व से ही पढ़ेंगे। देखिए, अटेनेबल कॉम्बिनेशन तो वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो या तो PPC कर्व पे लाई करते हैं या बिलो द PPC कर्व होते हैं, और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो है जो PPC कर्व से बाहर की तरफ हो। ये ABCDE ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये PPC कर्व के ऊपर हैं। तो जितने भी पॉइंट PPC कर्व के ऊपर हैं वो ये शो करते हैं कि जो इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, और वो गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज से उनको अटेन किया जा सकता है। ठीक है, और जो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से बाहर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो पॉइंट F है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अनअटेनेबल है क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम पॉइंट F पे प्रोडक्शन कर सकें। हम मैक्सिमम प्रोडक्शन जो कर सकते हैं वो A, B, C, D और E का कर सकते हैं। ठीक है, F जो पॉइंट है वो तो हमारी रीच से ही बाहर है, उसको हम कभी अटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। lack of resources, due to lack of resources, all those combinations which lies outside the production possibility curve shows unattainable combination, यानी कि उन्हें कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। हाँ, रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए तब हम उन्हें अटेन कर सकते हैं, आइदर वी कैंट अटेन दैम। ओके, सो ये होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन
और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन तो पीपीसी के कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो अटेनेबल होते हैं, और अनअटेनेबल जो होते हैं जो पीपीसी कर्व के बाहर होते हैं। ठीक है। नाउ देर आर सम प्रॉपर्टीज विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए जो कर्व होता है ना, इसमें चेंजेस भी आते हैं। ये कर्व कई बार तो शिफ्ट होता है और कई बार रोटेट भी होता है अपने एक्सेस पे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन रिसोर्सेज। देखिए चेंज इन रिसोर्सेज में पीपीसी कैसे शिफ्ट करेगा। सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इफ इन एन इकोनॉमी व्हेन रिसोर्सेज गोट इंक्रीज्ड देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड। यानी कि इस पहले स्कैनेरियो के अंदर जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो है ए और बी। अब जब रिसोर्सेज एक इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे तो पीपीसी कर्व भी मेरा इन बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, A1 से B1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ? ये शिफ्ट इसीलिए हुआ कि अब इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। We have now greater availability of resources so that we can produce more unit of both the goods, namely good Y and good X with higher resources. हायर रिसोर्सेज से हम दोनों ही गुड्स के ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए पीपीसी कर्व जो है वो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट मेरा आता है वो होता है व्हेन रिसोर्सेज आर रेड्यूस्ड। यानी कि जब रिसोर्सेज जो हैं अगर उनमें कमी आ जाए। देखिए when if resources are reduced we can produce less of both the goods accordingly PPC shift to the left as shown in figure below। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कभी इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है कि नेचुरल कैलामिटी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है या साइक्लोन या डिज़ास्टर आ गया है, उससे क्या होगा, उससे जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब जब रिसोर्सेज ही हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गए, मैक्सिमम रिसोर्सेज तो थे, तो क्या हम पहले जितना प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं, हम उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अब जो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे हमारे नेचुरल कैलामिटी के बाद, वो प्रोडक्शन पहले से तो कम ही होगा। तो जितनी भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो भी पहले से कम होंगी, और जो मेरा जो पीपीसी कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, वो ए बी से A1 B1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। इस तरह से पीपीसी कर्व शिफ्ट कर जाएगा आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड एज द सिचुएशन एज द कंडीशन प्रिवेल्स। ओके। अब सेकंड पॉइंट आता है वो आता है चेंज इन रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन रिसोर्सेज तो मेरा पहला था, वो हम पहले देख चुके हैं। अब आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखिए हमने जो प्रायर कंडीशन ली थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, वो कंडीशन ये थी कि a curve that shows maximum possible combination of two good with given level of resources and given level of technology। अब रिसोर्सेज में जब चेंज आएगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या चेंज आएगा हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो पीपीसी कर्व कैसे चेंज होगा। ठीक है। तो देखिए इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, एक गुड एक्स है एक गुड वाई है। ठीक है। एक्स, अब एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हाइब्रिड सिस्टम आ गया, हमारी टेक्निक के अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आने पे क्या होगा, हम एक्स गुड के प्रोडक्शन को इनक्रीज़ कर सकते हैं। जो मेरा पीपीसी कर्व होगा वो ए बी से A B1 शिफ्ट कर जाएगा विद अब यहाँ पे रिसोर्सेज तो पहले जितना ही है लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, तो हम गुड एक्स के जो प्रोडक्शन है उसको भी हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। इसीलिए जो मेरा पीपीसी कर्व है वो एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाती है एक्स के प्रोडक्शन में। अब बात करते हैं हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अगर गुड वाई में जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ की जा रही है अगर इसमें अगर इंक्रीज़ आता है तो पीपीसी कर्व कैसे शिफ्ट होगा। देखिए
प्रायरली जो मेरे पास पीपीसी था वो है ए बी। अब A1 B1 मेरा कर्व हो गया, क्योंकि वाई गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ की जा रही है वो एफिशिएंट हो गई है, वो इंक्रीज़ हो गई है। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास इंक्रीज़ है तो हम विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज मोर यूनिट ऑफ दैट गुड कैन बी प्रोड्यूस ना, बिकॉज वी हैव अटेन हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पीपीसी कर्व क्या होगा? पीपीसी कर्व वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर जाएगा और वाई एक्सिस पे ए से A1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब क्या होगा? अब जो मेरे पास नया कर्व है वो है A1B। इस कर्व पे एक्स वाई कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है उसे वाई कमोडिटी की जो गुड यूनिट्स हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सकता है। फिर स्टूडेंट्स बात आती है फाइनली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर जो टेक्निक यूज़ की जा रही है उन दोनों में ही साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो जाए। जब गुड एक्स में और गुड वाई के अंदर जितने भी टेक्निक यूज़ की जा रही है प्रोडक्शन की, उन दोनों में ही अगर इंक्रीज़ आ जाएगा तो पीपीसी कर्व क्या होगा? पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ए बी से A1 B1 शिफ्ट कर जाएगा। इस सिचुएशन में नाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर